दुनिया की नज़रों में एक औरत अपने बच्चों की माँ कहलाती है, पर उन बच्चों की तो पूरी दुनिया ही माँ का आंचल होती है। माँ शब्द एक सुखद एहसास है। माँ से ही ममता छलकती है। माँ बिना बच्चों के बोले ही उसके सारे दुख सुख समझती है। माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है, चाहे वो पशु पक्षी हो या जानवर। माँ की ममता जैसा कहीं कुछ भी नहीं। लेकिन न जाने क्यों इस उद्दंड समाज में सिर्फ माँ को निशाना बनाया जाता है। अगर दो इंसान आपस में झगड़ा करते हैं तो सबसे पहले माँ को टारगेट बनाया जाता है। सीधे सीधे माँ की गाली बकी जाती है। अरे तुम दो लोग झगड़ा कर रहे हो तो बीच में माँ कहाँ से आ गई, जो उसे बिना मतलब गाली देते हो। माँ और बहन की गाली एक आम बात बन गई है, जबकि कसूर न तो माँ का होता है और न ही बहन का, पर गाली झगड़े के बीच माँ बहन को ही दी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां माँ बहन को सबसे अधिक गाली दी जाती है। हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से दी जाती है। तरीका या भाषा कोई भी हो, पर गाली तो माँ और बहन को ही दी जाती है। क्या कोई ऐसी गाली का जन्म नहीं हुआ जो पुरुषों के लिए बनी हो? पुरुषों के झगड़े के बीच अक्सर देखा गया है कि दोनों एक दूसरे की माँ बहन की ही गाली बकते हैं। देवियों को पूजने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जिस माँ को हम गाली दे रहे हैं वो भी देवी के समान है। वो भूल जाता है कि उसकी सारी सफलताओं के पीछे उसकी माँ का आशीर्वाद होता है। माँ वो शब्द है जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। भले ही दुनिया में आपकी कद्र कोई न करे, पर अपनी माँ की नज़रों में कभी झांक कर देखना कितनी कद्र है आपके लिए माँ की नज़रों में। माँ वो दौलत है जो करोड़ों अरबों देकर भी आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सहनशीलता की मूरत है माँ, और दिल मोमसा जो आपकी जरा सी तकलीफ देखकर ही न जाने कितनी बार पिघलता है। माँ किस मिट्टी से बनी होती है इसका पता तो स्वयं भगवान को भी नहीं है। माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, पर संतान माँ को अनाथालय तक भेजने नहीं हिचकिचाती। माँ शब्द कितना छोटा सा है, पर इस शब्द के अंदर सागर जैसी गहराई है। भावनाओं का एक ऐसा दरिया है जो अपने बच्चों के लिए निरंतर बहता रहता है। भले ही आप काले गोरे छोटे बौने हो, समाज आपको पसंद नहीं करता, पर अपनी माँ के लिए तो आप किसी राजकुमार से कम नहीं हो। ठीक उसी प्रकार माँ कैसी भी हो, पर एक मासूम बच्चे के लिए उसकी माँ दुनिया की सब माँओं से सुंदर होती है। भगवान ने माँ को खूबसूरत बनाकर ही भेजा है। माँ शब्द अपने आप में सुंदरता की मिसाल है। आप दुनिया की नज़रों कितने ही बड़े हो, भले ही आप अपनी संतानों के पिता बन जाओ, पर अपनी माँ के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहते हो। आपने कभी सुना है कि वक्त ठहर गया? शायद कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। लेकिन माँ का आंचल एक ऐसी जगह है जब आप उसकी गोद में सिर रखकर सोते हो और माँ अपने आंचल से आपको ढकती है, तो आपको एहसास होता है कि आज वक्त ठहर गया। माँ के आंचल में इतनी ताकत है कि वो समय में भी ठहराव ला सकता है। कभी माँ से कहकर देखना कि आपको अंधेरे से डर लगता है, सारी रात कमरे में फैली रोशनी के बीच जागकर रात बिता देगी, पर आपको अपने आंचल से ढककर चैन की नींद दिलाएगी। आपके घर में कितना भी बड़ा बगीचा हो, पर माँ का हृदय रूपी बगीचे के आप वो फूल हो जो कभी नहीं मुरझाते। माँ से मातृत्व जागृत होता है, वहीं से ही आपकी सारी खुशियाँ आरंभ होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जो है तो छोटी सी, पर उसमें उस माँ की तकलीफ़ों को ज़रा भी छोटा न समझना। आभा की शादी होते ही 1 महीने बाद ही उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। आभा माता पिता की अकेली संतान थी, तो जितनी भी धन दौलत जमीन जायदाद आभा को मिलना था। आभा का पति सुरेश अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। हर दिन कोशिश करता था कि आभा अपने माता पिता की मृत्यु से जो गम हुआ है उसे जल्द से जल्द भुला दे। इत्तेफाक से सुरेश भी अपनी माता पिता की अकेली संतान था। आभा ने अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता के समान माना, दिन रात उनकी सेवा करती। धीरे धीरे समय ने आभा के घावों पर मरहम लगा दिया। सुरेश का बड़ा कारोबार था। पिता के साथ साथ
सुरेश अपने कारोबार में खूब दिलचस्पी लेता था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश के पिता को एक दिन दांत में दर्द हुआ तो सुरेश उनको लेकर डॉक्टर के पास गया। जांच के बाद पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है। ये सुनकर सुरेश की माता को हार्ट अटैक पड़ा और अस्पताल पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई। सुरेश के पिता के मुंह का कैंसर आखिरी स्टेज पर था। आभा और सुरेश को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि ये कुछ दिन ही जीवित रहेंगे। सुरेश के पिता न कुछ खा पाते और न ही कुछ पी पाते। कुछ समय में वो भी इस संसार से विदा हो गए। सुरेश पिता के देहांत के बाद टूट सा गया। आभा ने निर्णय लिया कि अब वो भी सुरेश के कारोबार में हाथ बटाएगी। आभा के इस निर्णय से सुरेश में एक नई स्फूर्ति का जागरण हुआ। वो दोनों बहुत खुश थे। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। कार, मोटर, बंगला, नौकर, चाकर सभी कुछ तो था आभा के पास। और सुरेश का अथाह प्रेम पाकर वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी। आभा और सुरेश की शादी को 3 वर्ष बीत गए थे। सुरेश ने आभा से अपनी भी एक संतान हो ये इच्छा जाहिर की। आभा ने कहा, अभी क्या जल्दी है, हम थोड़ा और रुक जाते हैं। कारोबार में दोनों इतने व्यस्त हो गए कि शादी को 5 वर्ष बीत गए, उनको पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद आभा की कोख भर गई। सुरेश ने ये खबर सुनी तो खुशी से झूम उठा। दोस्तों के बीच जमकर जश्न मनाया गया। पार्टी खत्म होते ही सुरेश अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर नम आंखों से मन ही मन बुदबुदा रहा था। काश मम्मी पापा आप लोग भी हमारी इस खुशी में शामिल होते तो आज बात कुछ और होती। सुरेश के आंसू अधिक देर तक आंखों में नहीं रुक सके, छलक के उसके गालों पर आ गए थे। सुरेश ने महसूस किया कि आभा के दोनों हाथ उसके कंधों पर है। सुरेश ने अपने आप को संभालते हुए अपनी हथेली से अपने गालों को पोंछा। आभा सब कुछ समझ गई थी, लेकिन उस बात को न दोहराते हुए इतना ही कहा, मुझे भी आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। फिर सुरेश के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मम्मी पापा लोग जहां भी होंगे खुश ही होंगे और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे बच्चे के साथ ही होगा। तुम क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो? चलो बहुत रात हो चुकी है, सुबह ऑफिस भी तो चलना है। इतना कहकर आभा ने सुरेश का हाथ पकड़ते हुए बेडरूम में ले गई। आभा और सुरेश डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुरेश ने आभा से कहा, तुम क्यों इतनी जल्दी तैयार हो गई हो? आभा ने कहा, ये पूछने का क्या मतलब है? अरे रोज की तरह ही ऑफिस जाने के लिए तैयार हूं। सुरेश ने जूस का गिलास आभा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये जूस पियो और चुपचाप घर में रहकर आराम करो। तुम्हारी डॉक्टर ने तुमको रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तो आज से सिर्फ मैं ही ऑफिस जाऊंगा, तुम नहीं। अरे बाबा, अभी से रेस्ट करने का क्या मतलब है? अभी बहुत टाइम है रेस्ट करने के लिए। मैं बोर हो जाऊंगी घर में। सुरेश ने उसकी एक न सुनी और आभा को समझाकर ऑफिस के लिए निकल गया था। घर में भी कोई काम नहीं था, नौकर चाकर सब थे ही। आभा को लगा, ये पहाड़ जैसा दिन कैसे बीतेगा? कल से मैं हर हाल में सुरेश के साथ ही ऑफिस जाऊंगी। अभी आभा यही सब सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। आभा ने मोबाइल उठाया तो मन ही मन बोल उठी, ये तो कोई अननोन नंबर है। फिर भी उसने कॉल रिसीव करी। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसी हो आभा? मैं बोल रही हूं केतकी। अभी तेरा नंबर सुरेश जी से लिया है, तब तुझे फोन मिलाया है। तू तो कभी अपनी इस बड़ी बहन को याद ही नहीं करती, तो आज मैंने ही मिला लिया। केतकी आभा की बुआ की लड़की है, इस रिश्ते से वो आभा की बहन ही हुई। आभा ने कहा, अरे केतकी दीदी, इतने दिन बाद तुम्हें मेरी याद आई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए। आप मेरी शादी में आई थी, उसके बाद आज आपकी आवाज सुन रही हूं। आभा ने खुश होते हुए पूछा, आपके दोनों बेटे कैसे हैं? केतकी ने जवाब दिया कि सब ठीक है। बड़े बेटे का आईआईटी दिल्ली में एडमिशन कराया है। हम लोग दिल्ली में ही हैं। आप दिल्ली में ही हैं और फ़ोन कर रही है, घर नहीं आएंगी क्या? एक तो इतने दिन बाद आपने फ़ोन किया, और वो भी दिल्ली आकर आप और जीजाजी अंकुर को साथ लेकर घर आइए। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगी। और हाँ, जिस भी होटल में रुकी है वहां से चेकआउट करके लगेज लेकर ही आइएगा। मैं अभी सुरेश जी को बोल देती हूँ, वो भी शाम को जल्दी आ जाएंगे। केतकी ने कहा, सुरेश जी भी यही कह रहे थे कि शाम को घर आइए। फिर केतकी ने आभा से पूछा,
और बता आभा, कितने बच्चे हैं तेरे? आभा ने कहा, फोन पर नहीं बताऊंगी, आप तो शाम को आ ही रही हो ना, तो खुद देख लेना। केतकी और आभा दोनों हंसने लगी। आभा ने कहा, अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूं और आपका इंतजार कर रही हूं। केतकी ने अपने पति उदय से कहा, लगता है अपनी बात बन जाएगी अंकुर को हॉस्टल से। अच्छा, तो आभा के घर में ही रहने देंगे। वैसे भी अपनी मौसी के साथ रहेगा तो वो अंकुर के खाने पीने का भी ध्यान रखेगी। हॉस्टल में न जाने कौन कैसा पार्टनर मिल जाए रूम में। और फिर ये दिल्ली शहर है, लड़कों को बिगड़ते देर नहीं लगती। अभी अपना अंकुर बच्चा ही तो है, कहीं कोई गलत लत लग गई तो जिंदगी ही बिगड़ जाएगी। मैं आपको बच्चा लगता हूँ? अरे मम्मी जी, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, मैं न ही नादान हूँ और न ही बच्चा। और एक बात में कोई मासी वासी के घर नहीं रुकने वाला, मैं हॉस्टल में ही रहूंगा। केतकी के बेटे अंकुर ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। उदय ने कहा, तेरी बहुत जुबान चलने लगी, अपनी मम्मी से कोई ऐसे बात करता है। उदय ने अपने बेटे अंकुर को फटकार लगाते हुए कहा। उदय, केतकी और अंकुर होटल आ गए और केतकी ने सामान पैक किया। तब तक उदय होटल के रिसेप्शन पर चेकआउट करने के लिए आ गया। चेकआउट के बाद उदय ने ओला बुक कराई और अब तीनों टैक्सी से आभा के घर रोहिणी सेक्टर 7 के लिए निकल लिए। अंकुर मुंह फुलाकर आगे की सीट पर बैठा था। आभा और सुरेश ने घर आए मेहमानों का बहुत आदर सत्कार किया। आभा ने केतकी को गले लगा लिया। उदय और सुरेश ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। केतकी की नजर आभा के घर की रौनक देखकर हैरान थी। उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि आभा इतने ठाट बाट के बीच रहती है। आभा ने सर्वेंट से कहकर केतकी का सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया था। उदय ने सुरेश से कहा कि अंकुर का एडमिशन आईआईटी दिल्ली में करा दिया है। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग डिनर कर रहे थे। उदय ने कहा, कोई अच्छा सा पीजी पेइंग गेस्ट की तलाश है, उसी में अंकुर को शिफ्ट कर देंगे। केतकी ने बीच में ही उदय की बात काट दी और बोली, 2-3 पीजी देखे भी पर मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि वो सब प्योर वेजिटेरियन लोग थे और हमारे अंकुर साहबजादे बिना नॉनवेज के एक दिन नहीं रह सकते। केतकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अंकुर ने कहा, पर मम्मी, अभी तक हम लोगों ने पीजी की तलाश ही कहा कि हम लोग तो सीधे मासी के यहाँ ही आ गए। केतकी का मुंह उतर गया अंकुर की बात सुनकर, क्योंकि सभी लोग अंकुर की तरफ ही देख रहे थे। केतकी ने अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए फिर से झूठ बोल दिया। अंकुर की तरफ देखते हुए बोली, अरे जब तू और तेरे पापा आईआईटी में थे तो मैं यही काम तो कर रही थी, लेकिन वो सब तेरे लिए बेकार थे। आभा और सुरेश ने भी केतकी के झूठ को पकड़ ही लिया था। सुरेश ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, पीजी की क्या जरूरत है जब अंकुर की मासी यहाँ रहती है? इतने बड़े घर में हम 2 ही लोग तो रहते हैं, अंकुर हमारे साथ भी रह सकता है। सुरेश की बात सुनकर केतकी और उदय के चेहरे खिल गए, लेकिन अंकुर का मूड अभी भी बना हुआ था। अंकुर को आजादी चाहिए थी। वो न मासी के घर रुकना चाहता था, न ही पीजी में। केतकी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। सुरेश की तरफ अपनी बत्ती सी बिखेरती हुई बोली, सुरेश जी, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं और मासी तो वैसे भी माँ जैसी ही होती है, लेकिन क्या ये उचित रहेगा? क्योंकि कोई एक दिन की तो बात है नहीं, बीटेक में पूरे 4 साल लगेंगे। आभा ने कहा, केतकी दीदी, आपके कहने के हिसाब से तो अंकुर हमारे घर भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम दोनों भी प्योर वेजिटेरियन ही है। केतकी ने फिर कहा, वैसे अंकुर को इतना भी शौक नहीं है कि हर दिन मीट मछली ही चाहिए। कुल मिलाकर उदय और केतकी हॉस्टल की फीस बचाना चाहते थे। सुरेश ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपने अंकुर के लिए सर्वेंट्स क्वार्टर में नॉनवेज बनवा देंगे। हम लोग नहीं खाते तो क्या हुआ, हमारे सारे सर्वेंट अपने रूम में बनाते ही होंगे। इतना सुनते ही एक बार फिर से केतकी और उदय के चेहरे खिल उठे। अंकुर ने फिर कहा, मम्मी, पीजी और मासी के घर से मेरा कॉलेज भी तो दूर पड़ेगा, तो क्यों ना मैं हॉस्टल में ही रह लूं? अभी तो हॉस्टल में भी रूम मिल ही रहा है मुझे। जितना मासी के घर से आने जाने में कन्वेंश लगेगा, उतने ही पैसे तो मुझे हॉस्टल ही मिल जाएगा। केतकी की सारी बनावटी बातों पर अंकुर ने फिर से पानी फेर दिया, लेकिन केतकी भी फिल्मों की विलेन से कम नहीं थी। घुमा फिराकर उसने आभा और सुरेश के सिर पर घड़ा तोड़ दिया। अंकुर की तरफ देखते हुए बोली,
तुझे बड़ा हिसाब किताब का ज्ञान है। तेरी मासी के पास गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। भला वो तुझे दिल्ली की लोकल बसों में धक्का खाने देगी? आभा ने कहा। हाँ केतकी दीदी, ठीक ही तो कह रही, तुम हमारे साथ ही रह लो। वो बात अलग की, तुम्हारा ही मन न हो यहां रुकने का। अरे मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हॉस्टल में फ्रेंड्स सर्किल रहेगा तो मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी, नोट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मुझे तो मासी के घर से अच्छी सुविधा भला और कहाँ मिल सकती है। केतकी और उदय अंकुर को लेकर गेस्ट रूम में चले गए और आभा और सुरेश अपने बेडरूम में। केतकी ने अंदर घुसते ही गेस्ट रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उदय ने अंकुर के कान उमेटते हुए कहा, बहुत चपड़ चपड़ करता है। अरे यहां रहकर अगर साल के 2 लाख बचते हैं तो वो तुझे अखर रहे हैं। अरे यहां जैसी मौज तुझे कहीं नहीं मिलेगी। क्या नहीं है यहां? अरे तेरे कॉलेज तक कार भेजने को तैयार है। 4 साल में 8 लाख रुपया बचेगा। केतकी ने कहा। क्या जरूरत थी बड़ों के बीच बोलने की? सारा किए कराए पर पानी फेर दिया। अब रह हॉस्टल में 4 दिन में अक्ल ठिकाने न लग जाए तो कहना। अंकुर ने अपने कान छुड़वाते हुए अपने पिता से कहा, आपके 8 लाख बचाने के चक्कर में दूसरे का नुकसान आप लोग करा सकते हैं। अरे इंजीनियरिंग क्या उनके दम पर करा रहे हैं? वो लोग सीधे लोग हैं, इसलिए कुछ नहीं कह पाए। एक तो मेरे यहाँ रहने से उनका पैसा तो खर्च होगा, दूसरा उनकी अपनी प्राइवेसी है, उसका भी दम घोटना चाहते हैं आप लोग। मुझे आप लोग ये शिक्षा दे रहे हैं कि दूसरों की रकम पर ऐश करूं। देखिए मम्मी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं तो भगवान के लिए मुझे हॉस्टल में ही रहने दो। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मुझे ले चलिए अपने साथ, मैं अपने घर रहकर ही बीए बीकॉम कुछ कर लूंगा। केतकी ने उदय से कहा, इसकी जिद के सामने तुम्हारी एक न चलेगी। आखिर बेटा भी तो तुम्हारा ही है। जैसा बाप अड़ियल है वैसा ही बेटा जिद्दी है। भरो जाकर हॉस्टल की फीस, इसको यही मंजूर है तो यही करो। बाद में मुझसे न कहना कि तुम्हारी बहन ने रहने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। आभा ने सुरेश से कहा, आप भी बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हो। आपने बिना सोचे समझे ही अंकुर को यहाँ रहने के लिए बोल दिया। किसी दूसरे के बच्चे को अपने साथ रखना इतना आसान है क्या? कल को कोई बात हो जाए तो लोग कुछ भी कहने में हिचकते नहीं। अरे आभा, मैंने तो इसलिए बोला कि तुम्हारी बहन का बेटा है और उसके रहने से तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। अरे उसके रहने से कितना खर्च होगा भला? हमारे नौकर चाकर भी तो आखिर हम लोगों के साथ रहते ही है। सुरेश ने आभा को पलंग पर बिठाते हुए कहा, बात पैसों की नहीं है सुरेश, बात है रिश्तेदारी की। मान लो अंकुर पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया तो ये जो केतकी दीदी है ना, वो सारा ठीकरा हमारे माथे पर ही फोड़ेगी। फिर उसके 4 लड़के लड़कियां दोस्त बनेंगे और फिर उनका आना जाना भी घर पे बना रहेगा। बात 2-4 दिनों की होती तो कोई बात न थी, लेकिन केतकी दीदी तो पूरे 4 साल अंकुर को मेरे साथ रखने की बात कर रही हैं। अगली सुबह अंकुर अपने माता पिता के साथ हॉस्टल चला गया। आभा ने जाते वक्त केतकी से कहा था, दीदी आप कुछ दिन मेरे साथ रुक जाती तो ठीक था। अंकुर भी 2-4 दिन हॉस्टल का माहौल देख लेगा। केतकी ने उदय की तरफ देखा तो उदय ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो रुक जाओ, मैं शाम की फ्लाइट से चला जाऊंगा। अंकुर को छोड़कर केतकी उसी दिन शाम को आभा के घर आ गई थी। उदय उसी दिन शाम को वापस चला गया था। केतकी खूब ठाठ से आभा के घर का आनंद ले रही थी। सुरेश दिन भर के लिए ऑफिस निकल जाता और आभा और केतकी दिन भर खूब बातें करती। सुरेश भी निश्चित हो गया था कि ऐसे समय में आभा की देखरेख के लिए केतकी रुक गई थी। सुरेश मन ही मन सोचता कि ये अच्छा हुआ कि केतकी दीदी रुक गई, वरना आभा भी मेरे साथ ऑफिस चलने की जिद करती। बातों बातों में आभा ने केतकी को बताया कि वो माँ बनने वाली है। केतकी यह सुनकर खुश हुई और बोली, अभी तो 6 महीने बाकी हैं तुझे माँ बनने में, लेकिन मैं 6 महीने तो तेरे साथ नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन तेरी डिलीवरी के टाइम मैं जरूर 1 महीने पहले आ जाऊंगी। आभा खुश हो गई। थैंक यू दीदी, कम से कम आपने मेरे लिए इतना सोचा तो, वरना मैं तो बहुत घबरा रही थी कि मैं किसे बुलाऊंगी। अगर जीजाजी वहां अकेले न होते तो मैं सच में आपको नहीं जाने देती, लेकिन अभी भी मैं इतनी जल्दी आपको नहीं जाने दूंगी।
केतकी तो वैसे भी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। आभा ने अपने सारे जेवर एक एक करके केतकी को दिखाए। आभा जब भी अलमीरा खोलती तो केतकी की नज़र अलमीरा में रखे नोटों की गड्डियों पर लगी रहती। केतकी आभा के जेवरों को भी देखकर सोचती, काश मेरे पास भी इतने जेवर और रुपये होते। आभा सरल स्वभाव की थी, वो कभी केतकी के मन में चल रहे भावों से अनजान थी। आभा जब भी स्नान करने जाती तो केतकी आभा की अलमीरा से एक दो नोटों की गड्डियां चुराकर अपनी अटैची में कपड़ों के नीचे दबा देती। आभा कभी जान भी नहीं पाती कि नोटों में से किसी ने कुछ निकाला भी होगा। सुरेश हर दिन अपने बैग में नोटों की गड्डियां लाता और आभा को पकड़ा देता था। आभा उन नोटों को अलमीरा में रख देती थी। अब तक केतकी ने लाखों रुपए आभा की अलमीरा से गायब कर दिए थे। कभी कभी छोटे मोटे जेवर भी निकाल लिया करती थी। केतकी मन ही मन सोचती, उदय ने तो आज तक इतने रुपए और जेवर मेरे हाथ में नहीं दिए होंगे। देता भी कहाँ से, एक मामूली सा बैंक मैनेजर ही तो है। केतकी रुकी तो अपने बेटे के लिए थी, पर 20-22 दिन में एक बार भी अंकुर के हाल चाल नहीं लिए थे और न ही कभी उससे मिलने गई थी। केतकी कभी कभी डर भी जाती थी कि आभा को इस बात का पता न चल जाए। जब केतकी की अटैची नोटों से भर गई तो एक दिन वो आभा से बोली, आभा मुझे पूरा 1 महीना हो गया, अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन तू फिक्र न कर, मैं जल्दी ही फिर वापस आऊंगी। मैं तो कहती हूँ तू भी मेरे साथ चंडीगढ़ चली चल और वहीं तेरी डिलीवरी भी करवा दूंगी। सुरेश की देखभाल के लिए इतने सारे नौकर चाकर जो हैं, और कौन सा वो दिन भर घर में रहता है, सुबह का गया हुआ रात को ही वापस आता है। आभा ने कहा, नहीं दीदी, इनको अकेले छोड़कर कैसे मैं आपके साथ चल सकती हूँ, और अब आपसे भी न जाने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि वहां भी जीजाजी अकेले ही हैं। काश आप थोड़े दिन और रुक जाती। केतकी ने कहा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। सुरेश ने कहा, दीदी मैं आपको अकेले तो नहीं जाने दूंगा, मेरा ड्राइवर आपको चंडीगढ़ छोड़ आएगा। केतकी मन ही मन खुश हो गई, और इतनी खुश हो गई कि ये भी भूल गई कि उसका बेटा अंकुर भी दिल्ली में है। वो अंकुर से बिना मिले ही चंडीगढ़ चली गई। आभा की अलमारी से इतने रुपए और गहने गायब हो गए, फिर भी वो समझ नहीं पाई, बल्कि अपने पति से केतकी की बड़ाई ही करती रही। हर दिन केतकी जब अपने घर पहुंची तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उदय को जब केतकी ने बताया कि वो इतने पैसे लेकर आई है और साथ में गहने भी, तो उदय इस बात को सुनकर अचंभित हो गया। उदय ने केतकी को इस बात को लेकर बहुत बुरा भला भी कहा। केतकी ने उदय को 2 टूक जवाब देते हुए कहा, तुम तो आज तक मुझे एक भी जेवर दिला नहीं पाए और न ही 5-7 हजार से ज्यादा रुपये भी न दिए होंगे अभी तक। अरे मैं तो कहती हूँ अगर समुद्र से 2-4 लौटे पानी निकाल भी लिया तो समुद्र सूख तो न जाएगा। उदय ने कहा, छोटी बहन है तुम्हारी, उसको कुछ न दे सकी तो कम से कम उसके घर चोरी तो न करती। मुझे तो सुनकर ही आत्मग्लानि हो रही है, और तुम करके भी खुश हो रही हो। मैं तो कहता हूँ जहां से लिए है वही रख दो इस चोरी के पैसों को। देखो जी, ये भाषण मुझे तो दो मत। मैं देख रही हूं अपने आगे की जिम्मेदारी को। अंकुर की पढ़ाई में पूरे 15 लाख लगने वाले हैं। है तुम्हारे पास 15 लाख जो इतना भाषण दे रहे हो? केतकी की इस बात का कोई जवाब नहीं था उदय के पास। केतकी ने आभा को फोन मिलाकर बताया कि वो सकुशल पहुंची गई है। और सुन मेरी आभा रानी, मैंने यहाँ खाना बनाने वाली और घर के अन्य कामों के लिए सर्वेंट रख लिए हैं। तेरे जीजाजी को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अगले हफ्ते तेरी देखभाल के लिए आ जाऊंगी और तब तक रहूंगी जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती। थैंक यू सो मच दीदी, कम से कम आप मेरे बारे में इतना सोचती तो है। आभा ने केतकी से खुश होते हुए कहा, मैं कितनी खुश हूं आपको बता नहीं सकती। आप जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। केतकी समझ गई कि आभा को कुछ पता नहीं चला। अंकुर को दिल्ली IIT में एडमिशन क्या मिल गया, उसके तो पंख लग गए। पढ़ाई कम और यारी दोस्ती ज्यादा। केतकी उसके अकाउंट में जितने भी पैसे डालती उसको कम ही लगते। केतकी के पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी। आभा के घर से चुराए पैसों पर खूब मौज कर रही थी। केतकी के पति उदय ने केतकी को बहुत समझाया, लेकिन उसने उदय की बातों को सिरे से नकार दिया। केतकी का मन चंडीगढ़ में कम
और आभा के पास ज्यादा लग रहा था। दिन में 8-10 बार केतकी आभा को फोन करती और घंटों बातें करती। नादान आभा अपनी बहन की चालबाजी समझ ही नहीं पाती, बल्कि अपने पति सुरेश से यही कहती, केतकी दीदी की वजह से मेरा समय कट जाता है। आप तो मुझे ऑफिस भी नहीं ले चलते साथ में। सुरेश भी केतकी को मन ही मन धन्यवाद करता। कम से कम केतकी दीदी है तो मुझे आभा की तरफ से कोई चिंता नहीं रहती। अंकुर यारी दोस्ती के चक्कर में पूरी तरह नशाखोर हो चुका था। पहले सेमेस्टर में ही एक विषय में बैक लग गई। उदय जब भी अंकुर को फोन करता, अंकुर सब कुछ ठीक चल रहा है ये कहकर अपनी बात पूरी कर देता। अंकुर ने पहले सेमेस्टर में बैक लगने की बात अपने माता पिता से नहीं बताई। वो तो केतकी के भेजे पैसे पर खूब गुलझरें उड़ा रहा था। केतकी ने आभा को फोन पर बताया कि अंकुर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं उसको देखने आ रही हूं। अगर टाइम मिला तो तुमसे भी मिल लूंगी। आभा ने कहा, आप सीधे घर आना, मैं भी आपके साथ अंकुर को देखने चलूंगी। अरे नहीं आभा, तू क्या करेगी, तेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती। मैं उसको देखकर तेरे पास आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, पर आप बिना मिले वापस न जाना। केतकी को तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। अंकुर का तो बहाना था, उसको तो आभा के घर ही जाना था। केतकी अंकुर के पास न जाकर सीधे आभा के घर आ गई थी। सुरेश और आभा केतकी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। आभा ने केतकी को गले लगाते हुए कहा, दीदी आप आ गई, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपको पता है सुरेश आज ही 3-4 दिन के लिए मुंबई जा रहे हैं। आप न आती तो मुझे ये 3-4 दिन अकेले ही गुजारने पड़ते। केतकी ने हंसकर कहा, तभी तो मैं आ गई, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आभा ने केतकी से कहा, अब अंकुर की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना? हाँ, पहले से ठीक है, मैंने उसको बोल दिया मैं आभा मासी के घर आ गई हूं, तू भी 2 दिन के लिए यहीं आ जा। वैसे भी शनिवार और रविवार उसकी छुट्टी ही रहती है, शायद शाम तक वो आ ही जाएगा। सुरेश ने कहा, मैं ड्राइवर भेज देता हूं, आराम से आ जाएगा। अरे नहीं सुरेश जी, आप क्यों परेशान होते हैं, वो आ ही जाएगा। केतकी ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि सुरेश कुछ कह न सका। ठीक शाम के 7 बजे सुरेश एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था कि अंकुर आ गया। सुरेश और आभा ने एक साथ ही पूछ लिया, अंकुर बेटे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूं मासी, मुझे क्या हुआ है? अंकुर ने सुरेश और आभा के चरण स्पर्श करते हुए कहा। आभा बोली, दीदी कह रही थी तुम बीमार हो। केतकी ने जब देखा कि पोल खुलने वाली है तो झट से अंकुर की तरफ देखते हुए बोली, वो तो तेरी शक्ल ही बता रही है कि तू कितना ठीक है। अंकुर ने फीकी हंसी के साथ केतकी से कहा, क्या मम्मी आप भी न? सुरेश ने लैपटॉप बैग सोफे से उठाते हुए आभा की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूं, तुम सब अपना ख्याल रखना। सुरेश का ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हुआ था। आभा ने कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना और फ्लाइट लैंड होते ही फोन करना। सुरेश को विदा करके सभी लोग अंदर आ गए। अंकुर, आभा और केतकी डिनर कर रहे थे, तभी अंकुर का मोबाइल बजने लगा। अंकुर अपना मोबाइल लेकर लॉन की तरफ आ गया। आभा ने आवाज लगाई, अरे बेटे, पहले डिनर तो फिनिश कर ले। अंकुर ने अपनी 2 उंगली उठाकर आभा को इशारा किया कि वो 2 मिनट में आ रहा है। केतकी ने आभा से कहा, इसको फोन करके नोट्स मांगते हैं। अरे दीदी, ऐसा होता ही है पढ़ने वाले बच्चे को, यार दोस्त फोन करते ही है। अंकुर उस लायक होगा तभी ना उसको सब फोन करके नोट्स मांगते हैं। बेचारी आभा को क्या पता कि पहले ही सेमेस्टर में बैक लगी हुई है। 2 दिन रुकने के बाद अंकुर अपने हॉस्टल चला गया था। आज आभा का मन कुछ उचटा हुआ सा था। उसने केतकी से कहा, दीदी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कलेजा बैठा जा रहा है, कहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो गड़बड़ नहीं है। केतकी ने कहा, हो सकता है गर्मी की वजह से तुझे ऐसा लग रहा हो, तू जाकर नहा ले, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। अरे दीदी आप क्यों बनाएगी, मेड है ना, उसको बोल दीजिए, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। आभा जैसे ही बाथरूम में गई वैसे ही केतकी को मौका मिल गया। वो दौड़कर आभा के बेडरूम में गई और जल्दी से अलमीरा खोला। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पहले की तरह नोटों की गड्डियां नहीं थी। केतकी ने अलमीरा में काफी उलट फेर करी, उसे कहीं पैसे नहीं दिखे। हड़बड़ा के उसने अलमीरा बंद कर दी
और आभा के बेड पर पड़ी फेमिना मैगजीन उठाकर उसके चित्र देखने लगी। तभी आभा अपने कमरे में आ गई। फैक्ट्री मैनेजर का फोन आभा के पास आया। मैनेजर ने कुछ ऐसा बोला कि आभा के होश उड़ गए। वो कॉफी का मग पकड़े पकड़े ही फर्श पर गिर गई। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि उस मैनेजर ने आभा को किस बारे में बताया होगा? क्या केतकी की अब सारी पोल खुलने वाली थी? आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। इस कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इस कहानी का अगला भाग जल्दी आएगा। आप हमारे चैनल गुड़िया की डायरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।